चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सुनो, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर जो भी किया था ना, द लास्ट थिंग दैट वी ऑल हैड डन वाज लिमिटिंग फैक्टर्स। ओके, लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर वन थिंग दैट वी ऑल हैड डन, जो चीज की कमी होती है बराबर यूज करो। हमारे पिछले वाले क्वेश्चन के ना मेरे ख्याल से मशीन आवर्स का कमी था, तो हम लोगों ने रैंक्स देने के लिए, सब लोग मेरे को जरा बोलना, रैंक्स देने के लिए हम लोगों ने क्या चीज निकाला था और उसके हिसाब से रैंक्स दिया था? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। सो देयरफॉर जिस चीज की कमी है वो बराबर यूज करो, बाकी सब कुछ तो चलो मिलता ही रहेगा। ओके, अगर लेबर आवर की कमी हुई, गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, जो शायद मेरे एग्जांपल के अंदर हुआ था। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है जहां पे मटेरियल्स इज गोइंग टू बी लिमिटिंग फैक्टर। ओके, तो उसके हिसाब से फिर काम कर लेंगे हम लोग। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पढ़िए सर प्लीज। A firm can produce three different products from the same raw material using the same production facilities. Okay. The requisite labor is available in plenty at the rate of rupees 8 per hour for all the products. एक मिनट, ये लाइन पढ़ के एक चीज पता चल जाता है कि लेबर कैन नॉट बी अ लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज इन एनी पर्टिकुलर केस लेबर इज अवेलेबल इन प्लेंटी। देखो आगे, द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विच इज इंपोर्टेड एट द रेट ऑफ 8 per kg is limited to 10,400 kgs for the budget period। तो शायद यही लिमिटिंग फैक्टर होएगा, उन लोगों ने लिख भी दिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज गोइंग टू बी योर लिमिटिंग फैक्टर? रॉ मटेरियल। अभी मटेरियल इज मेजर्ड इन केजीज, तो मेरे को जरा बोल देना, पिछले क्वेश्चन के ना मशीन आवर्स वाज अ लिमिटिंग फैक्टर, तुम लोगों ने रैंक दिया था बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अभी रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर व्हिच इज मेजर्ड इन केजीज, तो रैंक्स देने के लिए हम लोग क्या डेटा निकालेंगे? Contribution per kg of raw material. Brilliant. आगे, the variable overheads are 5.6 per hour. Okay, the fixed overheads are 50,000 rupees. The selling commission is 10% on sales. ठीक है, from the following information you are required to suggest the most suitable sales mix which will maximize the firm's profits. Fine. Also determine the profit that will be earned at that level. तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन से ना ऐसा सेल्स मिक्स बताओ कि उससे अपना प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाए और उस लेवल पर आप लोग प्रॉफिट भी निकाल देना। तो चलो ठीक है, तो प्रोडक्ट XYZ, मार्केट डिमांड इतना इतना और इतना है, तो इससे ज्यादा अपने को बनाने का भी नहीं है बॉस। सेलिंग प्राइस इतना है, लेबर आवर्स पर यूनिट इतना है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इतना है। पार्ट बी अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले पार्ट ए जो है खत्म होने दो, उसके बाद पार्ट बी पर आ जाते हैं। ठीक है, एक दो चीजें मेरे साथ करना, एक दो चीजें वो तुम लोग करना, उससे पार्ट ए जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्ट बी के लिए आई गिव यू ऑल सम हिंट, उसके बाद ट्राई करेंगे। अभी तक तो पार्ट बी चलो पढ़ा भी नहीं है। यू विल गिव द टाइटल प्लीज। अच्छा, यहां पे व्हाट सीम्स टू बी अ लिमिटिंग फैक्टर, दैट इज मटेरियल। शुरू के अंदर ना चांस नहीं लेने का, टेस्ट कर लेने का कि मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर और नॉट। ओके, तो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया था, क्वेश्चन नंबर 33, रिक्वायरमेंट वर्सेस अवेलेबिलिटी। चलो सुनो, मेरे को जरा बोलो, तो हमारे यहां पे 3 प्रोडक्ट्स का नाम क्या है बेटा? XYZ। तो यहां पे लिखना XYZ। अच्छा, X 8,000 6,000 5,000, इससे ज्यादा मेरे को बनाने का भी नहीं है। मेरे को क्या सोचने का है, मेरे को रॉ मटेरियल कितना चाहिए बॉस। ठीक है, तो हर यूनिट बनाने के लिए इतना 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 मटेरियल चाहिए, 0.7 0.4 1.5। तो खाली X बनाने के लिए 5600 kgs चाहिए, बाकी दोनों के लिए भी निकालो और टोटल मारो। ओके, ये 2400, ये 7500, 15,500 kgs। ये इतना तो आप लोगों को चाहिए चाहिए चाहिए। मेरे को जरा बोलो अवेलेबिलिटी कितना है बेटा? देखो 10,400। तो मेरे को एक चीज जरा बोलो, इज मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई, यस और नो? यस नो, हेंस इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो यहां पे ना एक लाइन लिख ही देना सब लोग, एज रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी, कॉमा रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। चलो अब आगे मेरी बात सुनो तुम लोग, रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। चलो ओके, सेकेंड, अगर रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो उसको बराबर यूज करो। उसको बराबर यूज करो का मतलब क्या होता है, पहले वो वाला प्रोडक्ट बनाओ दैट गिव्स यू
हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ओके, तो यहां पर ना वही वाला टाइटल भी वाला राइटिंग, तो लिखो जरा प्लीज, स्टेटमेंट टू फाइंड कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। सुनो, अभी इसके बाद तुम लोग कुछ नहीं लिखने वाले, ठीक है। व्हेन आई विल बी सेइंग, उसके बाद तुम लोग काम स्टार्ट करके खत्म करना, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखना, वरना कुछ ना कुछ मिस आउट हो ही जाएगा। सुनो मेरी बात, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ऑलमोस्ट 90% ऑफ कॉस्टिंग के क्वेश्चंस यू ऑल हैव ओनली डन, सो देयरफॉर यू ऑल आर गुड नाउ इन कॉस्टिंग। वन ऑफ द रीजंस यू कैन रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई आस्क इज बिकॉज़ यू ऑल हैव डन द थिंग्स बाय योरसेल्फ। सुनो मेरी बात, देखो कंट्रीब्यूशन पर केजी बेटा 2 मिनट के बाद निकालता हूं, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकाल लूं, लिखना नहीं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करना पड़ेगा। पहले मेरे को बोलो प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग प्राइस कितना है, ढूंढो 30 रुपीज, ठीक है। अभी क्या करना, ये वाला ना पैराग्राफ जरा पढ़ना। इस पैराग्राफ के अंदर इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन के एक बेसिक फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन के अंदर ना तुम लोग को वेरिएबल कॉस्ट जो है बेटा वो दिया रहता था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ है जिसके अंदर 4 वेरिएबल कॉस्ट है। पहले तुम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो, देखो 4 वेरिएबल कॉस्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते, पहले पढ़ लो, मेरे को मत बताना, वो मिल ही जाएंगे, लेकिन देख लो बस 4 वेरिएबल कॉस्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते। मिल गए? सुनो मेरी बात, तो एक यहां पे रॉ मटेरियल विच कॉस्ट ₹8 पर केजी, ठीक है, फर्स्ट। एक उसके बाद डायरेक्ट लेबर दैट विल कॉस्ट यू ₹8 पर आवर, ठीक है, 8 पर केजी, उसके बाद 8 पर आवर। उसके बाद एक यहां पे वेरिएबल ओवरहेड्स है विच कॉस्ट एट द रेट ऑफ, देखो यहां पे 5.6 पर आवर। मेरे को बोलो वैसे वेरिएबल ओवरहेड्स का आवर्स तुम लोग किधर से उठाएगा बेटा, लेबर से, ठीक है। और एक और लास्ट वाला तुम्हारा एक कॉस्ट भी है, मेरे को लास्ट कॉस्ट का नाम बताओ, कमीशन, ठीक है। सुनो, अगर मैंने ऐसा काम किया ना, दिस विल स्टार्ट टू गिव यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन ऑनेस्टली मेरे को ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए बेटा, मेरे को तो कंट्रीब्यूशन पर आर चाहिए, सॉरी मेरे को कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। चलो पहले ये वाला काम मैं करता हूं, यू ऑल आर नॉट राइटिंग एट ऑल। सुनो, 1 किलो ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 8 रुपए का खर्चा होता है। प्रोडक्ट एक्स का बात करता हूं, एक्स बनाने के लिए 0.7 केजीज चाहिए। 1 किलो का रेट इज 8, मेरे को 0.7 केजीज चाहिए। सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स विल बी 5.6। सबको 5.6 समझ में आ गया? 8 पर केजी इंटू 0.7 केजीज। आगे डायरेक्ट लेबर एक्स बनाने के लिए 1 आवर लगता है एंड वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ ₹8 पर आवर। तो कैन वी से कॉस्ट विल आल्सो बिकम 8, नो, दैट इज 8 पर आवर इंटू 1 आवर। दैट्स ओके, दैट्स ओके। आगे जो वेरिएबल ओवरहेड्स है दैट इज 5.6 पर आवर, और मेरे को जरा बोलो एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स लगता है बॉस, एक्स का 1 आवर। सो देयरफॉर 1 आवर एट द रेट ऑफ ₹5.6 पर आवर, ठीक है। एंड लास्टली कमीशन जो है ना बॉस, इट इज 10% ऑफ सेल्स। देख तू 10% ऑफ सेल्स बोल ले या 10% ऑफ सेलिंग प्राइस बोल ले, बेटा बात एक ही होती है। अगर तू 10% ऑफ सेल्स करेगा ना, तेरे को टोटल कमीशन मिल जाएगा। अगर तू 10% ऑफ सेलिंग प्राइस करेगा ना, तेरे को कमीशन पर यूनिट मिल जाएगा। इज दैट ओके? तो अभी तू पर यूनिट काम कर रहा है ना बेटा, तो पर यूनिट ही करेगा ना, तो इसका 10%, ये वाली जो फिगर है 3 आ जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तीनों का आ जाएगा। सुनो, लेकिन ना माय रैंक्स विल नॉट बी बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बॉस, माय रैंक्स विल बी बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो 1 यूनिट ऑफ एक्स बनाकर बेचेगा, इतना कमाएगा, लेकिन बेटा इतना कमाने के चक्कर में मेरे को जरा बोलो कितना रॉ मटेरियल तो यूज कर डालेगा, 0.7। सो देयरफॉर पिछली बार भी वही किया था, केजीज पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। ये वाली जो फिगर है दिस इज 0.7। दिस विल गिव यू कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये आ जाएगा फर्स्ट, ये आ जाएगा सेकंड, ये आ जाएगा थर्ड। इस बेसिस के ऊपर आप लोग रैंक्स दे देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जैसे ही रैंक्स वगैरह वो दे दोगे ना, उसके बाद डिट्टो सेम स्टेटमेंट बनाने का है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बनाया था। लेकिन रुको, स्टेटमेंट टू फाइंड बेस्ट प्रोडक्शन मिक्स, मतलब क्या क्या कितना कितना बनाए, एंड
हाईएस्ट प्रॉफिट। ठीक है, एक सेकेंड, मैं तुमको पिछले लेक्चर के अंदर एक काम दिया था कि अगर तुमको कुछ काम नहीं है पूरी रात वो जागना, और पिछले क्वेश्चन के अंदर कोई भी और ब्रेकअप लेके देख लेना। पिछले क्वेश्चन के अंदर अपना प्रॉफिट 46 लाख आया था, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहेगा गारंटीड। एक भी बच्चे ने ट्राई नहीं किया रहेगा, बिकॉज यू ऑल ट्रस्ट मी अलॉट। दैट वाज अ करेक्ट रीजन। नो, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ओके, सुनो, प्रोडक्ट यहां पे आ जाएगा XYZ, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा रैंक्स। उसके बाद पिछली बार मशीन आवर्स वाज अ लिमिटिंग फैक्टर, यहां पे तो रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे एक रॉ मटेरियल वाला कॉलम आ जाएगा। 10,400 से ज्यादा अपने पास मटेरियल नहीं है। केजीज पर यूनिट, बेटा केजीज पर यूनिट यहां पर 0.7 है, 0.4 है, उसके बाद 1.5 है। यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बाद आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा टोटल। स्ट्रिक्टली रैंक्स के हिसाब से जाना, स्ट्रिक्टली, इसलिए तुम लोगों ने रैंक्स दिए बेटा। पहले जो फर्स्ट रैंक है वो बना लेना, फिर सेकंड रैंक, फिर जो बैलेंसिंग फिगर मटेरियल बच गया उसको लास्ट रैंक प्रोडक्ट को वो दे देना। एक बार ये वाला काम कर लेगा, दिस विल गिव यू टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। इस क्वेश्चन के नजर देख बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कितना है, 50,000। तो ये तुम्हारा 50,000 एंड दिस विल स्टार्ट टू गिव यू हाईएस्ट प्रॉफिट। ओके, आज रात को फिर से तुम लोग ट्राई करना, 10,400 का कोई भी ब्रेकअप लेकर वो देख लेना, तुमको इससे ज्यादा प्रॉफिट कभी मिल ही नहीं सकता। आज रात को ट्राई करोगे, फेंको, हाँ तो नहीं करोगे, यू ऑल ट्रस्ट मी, नो, तो दैट इट्स नॉट दैट यू ऑल आर लेजी, आई डिडंट से दैट। ओके, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू, खत्म करो। तुम्हारे पास 8 मिनट्स हैं, यू फिनिश ऑफ दिस। उसके बाद पार्ट बी बस पढ़ना, सोचना क्या करोगे, करना मत। ठीक है, ये वाला काम वो खत्म करो सब लोग। और नीचे वाला स्टेटमेंट तुमको मेरे को दिखाने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, उसका टाइटल्स तो दिखाई दे रहा है, दैट्स इनफ। करेक्ट है जिन लोगों ने भी आंसर दिया बेटा, सब लोग का करेक्ट है। ये 11.14 आया था, ये 14 आया था, लास्ट वाला बेटा कितना था, 8.4। तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। सबसे पहले Y 6000 यूनिट बना देंगे, 2400। फिर उसके बाद X बना देंगे 8000, 5600 kgs चला जाएगा। Z विल बी और बैलेंसिंग फिगर। बेटा कितना आया था, 2400 क्या?
वेरिएबल ओवरहेड्स बेटा 2 आवर्स लगता है तो 11.2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आवर्स लगता है 5.6 पर आवर इंटू 2, सो 11.2, और लास्ट वाला इट इज 1.5 आवर्स तो 8.4 आता है क्या? ठीक है, ठीक। अच्छा, तो 2400 kgs बचेगा Z के लिए, हर यूनिट बनाने के लिए 1.5 किलो वो लग जाएगा, तो कितना यूनिट्स बना पाओगे बॉस? 1600। अच्छा बेटा, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को बताओ ना प्लीज। 7.8, 5.6, 12.6, दिस इज 116 ना? ठीक ठीक, 66 160। 1 मिनट दे रहा हूं, जिन लोगों का नहीं हुआ प्लीज खत्म करो जल्दी से। हाँ, बी पार्ट बस पढ़ो, सॉल्व मत करना, क्योंकि उधर तुम लोग कुछ ना कुछ गलत सोच रहे होगे और मेरे को मालूम है क्या सोच रहे होगे, इसलिए वो पढ़ के बस रखो और सोचो क्या करोगे, करो मत। इसे मेरे को पूछा है व्हाट इज ACCA। ACCA इज, किसी को फुल फॉर्म मालूम है तो बताओ? एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इट इज बेसिकली समथिंग लाइक CA in UK. Okay, so it is, if you want to be going say to London and to Europe, and it is more recognized as compared to the ICAI across the world. So, और वहाँ पे all exams except I think first 3 or 4 exams उसके अंदर MCQs वगैरह भी होते हैं। We'll have, I think I'll share few videos based upon जो ACCA के अंदर होता है, because we are not doing it also. CA बनने के बाद आपको सिर्फ 3 पेपर्स ही क्लियर करना होता है, सिर्फ 3 पेपर्स। उसका जो लास्ट लेवल है, जो प्रोफेशनल लेवल है, दैट इज द ओनली लेवल टू बी क्लियर्ड, एंड इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली एज कंपेयर टू RCA। CPA के अंदर इट इज बेसिकली CA ऑफ US। ओके, सो दैट इज एक्चुअली मैक्सिमम जो रिकॉग्नाइज्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो वहाँ पे भी देयर आर लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस दैट यू विल गेट एक्चुअली। बहुत ज़्यादा कोई पेपर्स वगैरह नहीं क्लियर करना होता। जो CMA है, जो लंदन का, जो कॉस्टिंग का जो फाइनल ब्रांच है, उसके अंदर भी 16 पेपर्स के अंदर से आपको एक पेपर ही बस वो क्लियर करना है इफ़ यू आर अ CA, सिर्फ एक पेपर, एंड देन लेकिन वो केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है, वो सॉलिड नॉलेज चाहिए उसके लिए। चलो ठीक है, सुनो, वो किसी दिन और बात करते हैं, अभी आई फिनिश ऑफ विद दिस पार्ट। सुनो, देखो, ये हो गया पार्ट A। पार्ट B पे आते हैं। अज्यूम इन द अबव सिचुएशन इफ additional 4500 kgs of raw material is made available for production। आगे जरा ध्यान से पढ़ना। should the firm go in for, ये वर्ड जरा जोर से चिल्ला के बोलो, फर्दर प्रोडक्शन। उसका मतलब क्या है? सुन, X का जो डिमांड था ना, X का जो डिमांड था, यहां पे जरा देख, 8000 था, तूने 8000 यूनिट बना दिया, पुरानी बात हो गई, अभी मत सोच उसके बारे में। Y का डिमांड 6000 था, तूने बना दिया, बात खत्म हो गई, अभी मत सोच उसके बारे में। Z का डिमांड 5000 था, उसके अंदर से अभी तक तूने सिर्फ कितना बनाया है? 1600। मेरे को जरा बोलो, कितना डिमांड अभी तक और अनसैटिस्फाइड है? 3400। अभी तेरे को एक चांस आया है कि तू 4500 kgs ऑफ रॉ मटेरियल और खरीद सकता है। तू सोच रहा है खरीद के और प्रोड्यूस करूं? मेरे को जरा बोलो, खरीद के तू जो भी बनाएगा वो कौन सा प्रोडक्ट होएगा बेटा? Z, क्योंकि X और Y तो बना चुके हैं, जितना भी डिमांड था वो तो हम लोगों ने केटर वो कर दिए। इफ इट विल रिजल्ट इन एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ 20,000 एंड 25% इंक्रीज इन रेट्स पर आवर फॉर लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं? शुड यू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मोर इफ ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स विल हैपन। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है 20,000 से बढ़ जाएगा, एंड लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स का जो रेट है ना, वो 25% से बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना जो मैं तुम लोग को पूछता हूं। देखो, अभी तुम लोग जो भी प्रोड्यूस करने वाले हो, वो सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट वो होने वाला है? Z। ठीक है, एक ना रूल है ऑफ बिजनेस, जो बीत गया ना
उसके लिए ना खुश होने का ना उदास होने का, क्योंकि वो बीत गया, ठीक है। ये सोचने का आगे क्या, ठीक है। तुम लोगों ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया, ओके, उसने यस बोला, फिर उसने धोखा दे दिया तुमको, अभी छोड़, ये सोच नेक्स्ट बंदे को कैसे पटाऊं, ओके। अगर ऐसा सोचते हो यू आर डूइंग बिजनेस, ओके। तो वट एवर हैज हैपेंड आई कांट ट्राई टू बी, उसका मतलब ये है, अभी डोंट ट्राई टू थिंक ऑन दोज पर्टिकुलर लाइन्स, ओके। उसका मतलब ये है, इतना प्रॉफिट बेटा तूने कमा लिया, अभी वो पुरानी बात होगी, मैं क्या करूं उसके लिए, मैं कितना खुश हूं, ओके, दैट इज ऑल गॉन नाउ, ठीक है। सो सिंपल थिंग अभी ये सोचना 4500 किग्स ऑफ रॉ मटेरियल और खरीदेगा, ठीक है, उससे क्या बनाएगा जेड। तो मैं ऐसे ही सोचूंगा, अभी अगर और खरीद के और प्रॉफिट होएगा तो आई एम इंटरेस्टेड, इफ नहीं होएगा देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अब मैं तुम लोग को यहां पे 4 मिनट दे रहा हूं, मेरे को तुम लोग आंसर देने का ट्राई करो। शुड आई कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मोर और नॉट। मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस निकाल के देना, जो हो गया अभी उसके बारे में नहीं बात करने का, सिर्फ जेड के बारे में बात करो। रफ में जाओ, मेरे को आंसर निकाल के दो तुम लोग। प्रीतिका, मैंने अभी अभी बोला बेटा कि एक्स और वाई के बारे में नहीं सोचने का, यू हैव टू बी थिंकिंग इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली अबाउट जेड। एक्स और वाई प्रोड्यूस कर चुके हैं, मैंने वो ही बोला अभी अभी। जो हो चुका है उसके बारे में नहीं बात करने का। दिस इज योर पास्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, यू कैन ओनली ऑल्टर द फ्यूचर विद योर डिसीजंस, नॉट योर पास्ट। मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस बताओ, एक्स और वाई के बारे में थोड़ी बात करेंगे अभी। चलो सुनो, अभी पहले ना कुछ वर्ड्स जरा लिखो। डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई has already been satisfied. For Z, there is unsatisfied demand of 5000 minus 1600 is equal to 3400 units. अभी कई लोग मेरे को 5 आंसर भी दे डाला, एक ही आंसर देने का मेरे को। सुनो मेरी बात, तो देयर इज स्टिल अनसैटिस्फाइड डिमांड ऑफ 3400। अब मेरे को पहले जरा बोलो, तुम लोग 4500 केजीज और खरीद सकते हो, वो तो तुम लोग को मालूम है। मेरे को बोलो 4500 केजीज खरीद के जेड कितना बना सकते हो, मेरे को एक नंबर बताओ। 3000, दैट इज 4500 डिवाइडेड बाय 1.5, ओके। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर वो लिखना विद 4500 kgs of RM production that is possible is $4500 divided by 1.5 is equal to 3000 units of Z। मतलब मेरे को जरा बोलो अल्टीमेटली कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचोगे? 3000। अभी 3400 यूनिट्स का डिमांड है, बट ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस उतना तो हम लोग बना ही नहीं सकते, ओके। सो देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू बी मेकिंग इनकम स्टेटमेंट। यहां पे जरा लिखो, या एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लॉस, आपको जो भी बोलने का है। Income statement for 3000 units of Z। यहां पे मेरे को अराउंड पता नहीं यार, अराउंड 9 to 10 लाइन शायद चाहिए रहेगा, एग्जैक्टली डोंट नो। अच्छा, तो अभी से सॉरी विद अच्छा, सेलिंग प्राइस 50 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल तो पहली वाली स्टेटमेंट से ही उठा लेना बेटा, इधर शायद 12 रुपया था, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार चेक कर लेना। डायरेक्ट लेबर
वेरिएबल ओवरहेड्स कमीशन, कमीशन 5 रुपए रखो, कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे पर यूनिट इनटू, अभी एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने बनाकर बेच पाएगा बेटा 3000, तो एज कंपेयर टू द करंट सिचुएशन तू एक्स्ट्रा कितना कमा लेगा वो पता चल जाएगा 1 मिनट में। लेस एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, ये कमाने के चक्कर में तू 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा तो कर ही रहा है ना बेटा। इसके हिसाब से कंक्लूजन दे देंगे। अच्छा, 2 चीजें नहीं लिखा क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ चेंज है। क्या चेंज है वो पढ़ लेना। रेट पर आवर विल इंक्रीज बाय 25%, तो चलो ठीक है, अभी 2 वे से कर सकता हूं, आंसर वही आने वाला है। 1.5 आवर्स लगता है। पहले रेट जो था ना बेटा, पहले रेट जो था 8 रुपए का था पर आवर, 25% से बढ़ जाएगा 10 पर आवर हो जाएगा। ऐसे कर लो तो भी 15 आ जाएगा। ऐसे नहीं करने का है तो सब लोग मेरे को बताना। ओके, देन ओनली आई विल राइट इट। मेरे को जरा बोलो, यहां पे तेरा लेबर कॉस्ट कितना था बेटा 12, तो तू 12 को भी 25% से बढ़ाएगा ना बेटा, वही आएगा। चाहे आप रेट पर आर को 25% से बढ़ा दो, अगर रेट पर आर 25% से बढ़ेगा तो रेट पर यूनिट भी तो 25% से बढ़ ही जाएगा ना यार। ओके, ये वाला काम तुम्हारा हो गया। सेम वे फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स 1.5 आवर्स एट द रेट ऑफ, पहले 5.6 का रेट था, मेरे ख्याल से उसको 25% से बढ़ाओगे तो 7 हो जाएगा। या फिर पहले जरा देखो, मेरे को बताना, क्योंकि वो अच्छा मैंने वो लिखा हुआ है 8.4 था प्लस 25%, ये कितना आ जाता बेटा 10.5। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7.5 आएगा बेटा। करेक्ट नो, 7.5 ही आता ना। ठीक है ठीक है, सुनो, एंड के अंदर अपने पास कुछ बच ही रहा है ना बेटा, सो देयरफॉर वी शुड बी डूइंग दिस। ओके, तो लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन conclusion, write down as there is extra profit, as there is extra profit, comma, companies advise to go for this proposal. चलो सुनो, इस क्वेश्चन के नीचे एक बार जरा देख लेना, क्वेश्चन के समरी के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। इन द अबव क्वेश्चन रॉ मटेरियल इज मेजर्ड इन केजीज एंड इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, हेंस वी गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन इज आफ्टर पार्ट ए, रीड प्रॉपर्ली, इट इज गिवन फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो हो चुका था उसके बारे में बात नहीं करते, जो होना बाकी था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 33। लिमिटिंग फैक्टर्स के ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे दोज आर डन। शायद एक क्वेश्चन इसके बाद वो आ जाए दैट आई टेल यू, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होएगा। वो क्यों अलग होएगा, वो जब वो वाला क्वेश्चन करेंगे तो तभी पढ़ेंगे। ठीक है, let's start question number 34. The management of Messrs Rama Limited has prepared the following estimates for the working results for the year ending 31st of December 2022.
फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ दिसंबर 2023। तो वो लोग क्या बोलता है, ये वाला डेटा उन लोगों ने तुमको 2022 का दिया है ताकि आप लोग 2023 का डेटा बना सको, लेकिन ये वाला डेटा 2022 का है बेटा। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स। ठीक है, अभी एक काम जरा करना और कुछ नहीं पढ़ना, मैं पार्ट ए पहले खत्म करता हूं, उसके बाद आगे चलूंगा। प्रेजेंट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर 2022। देख इसके नीचे का जो डेटा है ना वो 2023 का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पार्ट ए के अंदर क्या है, मेक इनकम स्टेटमेंट फॉर 2022, और 2022 का ये एक लौता डेटा है, इसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो टफर पार्ट है पार्ट बी, उसके लिए आई ट्राई टू रीड द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो तुम लोग ये टाइटल दो जरा, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2022। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2022। मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं और मैं कुछ नहीं लिखने वाला, तुम लोग ये वाला इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट वो करना ओनली बेस्ड अपॉन वट एवर वी हैव रेड राइट नाउ, उसके अलावा कुछ तुमको जरूरत ही नहीं है। तुमको 2 मिनट दे रहा हूं, खत्म करना, 2.5 मिनट दे रहा हूं, चलो खत्म करो ये वाला चीज। $20,000 यूनिट्स, वो ही एक चीज शायद वो निकालने वाला था। 20,000, 12,50,000 डिवाइडेड बाई 62.5, $232,500। चलो सुनो, your this part A is done, part B it's part B that I'm doing this entire question for। okay, सुनो, ये सारा डेटा 2022 का था बेटा, बीत गया, छोड़ दे। 2023 के अंदर क्या है, it is expected that during the year 2023 material prices and variable overheads will go up by 10 and 5% respectively। कभी भी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगे, पर यूनिट बढ़ेंगे, कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेंगे, लमसम से बढ़ेंगे। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन मेथड्स द ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 12%, बट वेज रेट विल गो अप बाय 5%। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय दिस। ठीक है, देखो 2023 के अंदर शायद तेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, वर्कर लोगों का वेज रेट बढ़ रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी बढ़ रहा है, शायद एक काम अच्छा भी हो रहा है, क्या, वर्कर का एफिशिएंसी इज राइजिंग बाय 12%। लेकिन ओवरऑल तो मेरे ख्याल से अपने साथ चीजें तो बुरी हो रही हैं, अपने जो कॉस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं। मेरे को जरा बोलो, अगर अपने कॉस्ट बढ़ रहे हैं, अपना प्रॉफिट कम होएगा, फिर भी अगर आपको नहीं चाहिए कि प्रॉफिट कम हो, तो एक ही ऑप्शन है भाई, सेल्स बढ़ा। सेल्स बढ़ाने का दुनिया के अंदर 2 ही रास्ता होता है। मेरे को बोलो क्या 2 रास्ता होता है, सेल्स कैसे बढ़ाई जाए, या ज्यादा यूनिट्स बेच या ज्यादा प्राइस कर दे। ओके, तो आगे देखो वही लिखा होगा, तुम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए तो एक्चुअली अपने को पता चल जाता है आगे क्या होगा। द मार्केटिंग मैनेजर स्टेट्स दैट मार्केट विल नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब एनी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। ले, तो वो दरवाजा भी बंद हो गया, वी कांट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, सो दैट जॉब इज ऑल्सो ओवर। आगे, हाउएवर ही इज ऑफ व्यू दैट if advertisement expenses are increased, sales quantity will increase as follows। तो अभी एक ही ऑप्शन बचा है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का खर्चा करो तो हम लोग ज्यादा यूनिट्स बेच पाएंगे। तुमको समझ में आ गया इन द सम वेयर वी आर। तो अभी हम लोग क्वांटिटी ही बढ़ाकर बेच सकता है, सेलिंग प्राइस भी नहीं बढ़ सकता। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगर 40,000 का एक्स्ट्रा खर्चा करेगा ना,
तो तू एडिशनल 2000 यूनिट बेच पाएगा। एक सेकंड, मेरे को बोलो पिछले साल तू कितना बेचता था? 20। तो अगर तेरे को एक्स्ट्रा 2000 बेचने का है तो भाई तू एक काम जरा कर, 40,000 रुपए का और खर्चा कर ले। एक्स्ट्रा 4000 बेचने का है 97,000, एक्स्ट्रा 6000 1,60,000, एक्स्ट्रा 8,000 2,30,000। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू। पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2, evaluate the 4 alternate proposals put forward by the marketing manager, determine the best output and sales level to be budgeted, and prepare overall income statement for 2023 at that level of output and sales। चलो ठीक है, सुनो, ये जो 4 alternate proposals है ना, मतलब ये फर्स्ट प्रपोजल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये तुम लोग बाद में इवेल्युएट कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल होगा। बट व्हाट आई एम सेइंग फर्स्ट, तुम्हारा ना नेक्स्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे कॉस्ट भी तो बदल ही रहे हैं, ठीक है। मैं पहले ना तुम्हारे साथ रहता हूं टू कंप्यूट दैट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद यू ऑल कैन ट्राई टू इवैल्यूएट दोस 4 ऑल्टरनेट्स, ठीक है। वो तो जिधर भी प्रॉफिट अच्छा होएगा विल गो फॉर दैट, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख के रखिए पार्ट बी, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। सुनो, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। चलो, सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आगे क्या लिख दिया, मैं क्या पागल हूं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस बहुत हो गया, वो पिछले क्वेश्चन का मेरे पास था। सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर। मेरे को जरा बोलो 2000, एक यहां पे लिख देना, चलो, इन 2023। मेरे को जरा बोलो 2023 के अंदर सेलिंग प्राइस कितना रहेगा बेटा? 62.5 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, मटेरियल जो है ना, मटेरियल जो है, सामने देखो क्या बोला, मटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाय 10%। तो पिछले साल तेरा जो मटेरियल कॉस्ट था बेटा वो कितने रुपीस का था? 8 रुपीस। तो 10 रुपीस, सॉरी 10% से बढ़ा दे, 8 प्लस 10%, 8.8 आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड तेरा लास्ट ईयर 6 का था, 5% से बढ़ जाएगा। सो देयरफॉर 6 प्लस 5% दैट इज 6.3, ठीक है। दिस विल गिव यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। बस और कुछ नहीं करने का। ये पूरा क्वेश्चन ना ऑनेस्टली मेरे को लगता था तुम लोग सब कुछ सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट लेबर वाला एडजस्टमेंट। लेबर, मेरे को जरा बोलो पिछले साल का लेबर कॉस्ट बेटा कितना था? 20 रुपीस पर यूनिट। इस साल लेबर के अंदर 2 चेंज हो गए। 2 चेंज क्या हो गए? एक तो वेज रेट बढ़ गया। देखो जरा, जो वेज रेट बढ़ा है कितने परसेंट से बढ़ा है? 5%। मेरे को बोलो वेज रेट बढ़ेगा तो तेरा कॉस्ट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, एफिशिएंसी भी तो बढ़ गया। एफिशिएंसी जो है 12% से बढ़ गया। मेरे को बोलो तो तेरा कॉस्ट कम होएगा कि बढ़ेगा? कम होएगा ना। तो अल्टीमेटली तेरा, अभी तुम लोग क्या करना, मैंने ये वाला क्वेश्चन उसी के लिए रखा हुआ है। सुनो, अभी आप लोग क्या करना, 20 रुपीस पिछले साल का कॉस्ट था। दिमाग में ये दोनों चीजें सोचो। ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद, मेरे को 2023 का लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल के वो दे देना, ठीक है। तुम लोग को मैं 2 मिनट दे रहा हूं, तुम्हारा आंसर आएगा भी ना मेरे को मत बताना, देयर इज सम रीजन फॉर इट, मेरे को वो मत ही बताना। और 2 मिनट तक सोचना, बिकॉज वट एवर यू विल बी सेइंग नो, ओके, दैट विल नॉट बी अ कंप्लीट आंसर। वट एवर यू ऑल विल से, आई नो तुम लोग क्या बात वगैरह वो करने वाले, तुम लोग क्या आंसर वो देने वाले, आई नो दैट ऑल्सो, ठीक है। तुम लोग 2023 के लिए लेबर कॉस्ट मेरे को निकाल के दो, मेरे को आंसर मत बताना प्लीज, लेकिन 2 मिनट तक आराम से सोचो और ट्राई करो। अगर कुछ सोच लिया आंसर मेरे को बता दिए, कुछ और भी सोचो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। सर एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गया, उसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब सोचो, तुम्हारा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हो चुका है, ट्राई करो सोचना। सब लोग कैलसी लेके बराबर कंप्यूट करते रहो।
मीट नंबर ऑफ यूनिट्स बेटा इट इज फिक्स्ड ओनली। पिछले साल 20,000 वो बनता था, इस बार यहां 22 बनेगा, या 24 बनेगा, या 26 बनेगा, या 28 बनेगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट दिस इज द आंसर टू इट। तुम लोग मेरे को 2 आंसर दोगे तो भी चल जाएगा। आई नो वट आंसर्स यू ऑल आर गिविंग, लेकिन अगर एक आंसर दे दिए कुछ और भी सोच लो, शायद कुछ और भी आ जाए दिमाग में। मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा हूं बस। चलो सुनो मेरी बात, देखो बराबर से सुनना। ओके, 2022 के अंदर योर लेबर कॉस्ट वॉज ₹20 पर यूनिट। ठीक है, लेट ब्रेकअप ऑफ ₹20 बी एनीथिंग। एनीथिंग बोले तो कुछ भी, कोई भी 2 नंबर ले लो जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 आ सकता है। कोई भी 2 नंबर अपने मन में, मेरे को बोलो 20 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ विच 2 नंबर्स, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। 4 into 5, तो चलो ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, 1 into 20 भी ले लो तो मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई हर्ड, चलो दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट सुनो। ऐसे जरा सोचो, 1 यूनिट बनाने के लिए वर्कर 5 आवर्स लेता था। आई यूज्ड टू बी पेइंग द वर्कर एट द रेट ऑफ ₹4 पर आवर। तुम लोग जो भी ले लेना, एंड के अंदर आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए बेसिकली। 2023 के अंदर बेटा क्या हो गया, 2023 के अंदर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? एक तो वेज रेट बढ़ गया। मेरे को बोलो वेज रेट बढ़ गया, 5 और 4 में से वेज रेट कौन सा है? 4। तो 4 जो है ना 5% से बढ़ गया। मेरे को नंबर्स नहीं चाहिए। आई विल राइट डाउन 4 into 105%। तो इज दैट ओके? बराबर ना, 5% से बढ़ाना इज मल्टीप्लाइंग बाय 105%। ठीक है, सो इट्स ऑल ओके। दूसरा अभी ये पंगा है, एफिशिएंसी बढ़ गया। ठीक है, अभी एफिशिएंसी कैन ऑलवेज हैव 2 मीनिंग्स। व्हाट 2 मीनिंग्स? एफिशिएंसी का हमेशा 2 मतलब हो सकता है। ठीक है, क्या 2 मतलब? फर्स्ट, जब यू ऑल हैड मेट मी नो फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम लोग बहुत यूजलेस बंदा लोग था। ओके, बहुत डफर था तुम लोग। मेरे साथ रह के तुम लोग एफिशिएंट हो गया। पहले तुम लोग एक सम को सॉल्व करने के लिए तो 1 घंटा लेता था। मेरे साथ रहकर तुम्हारे अंदर अक्ल आ गई, तुम लोग एफिशिएंट हो गया। मेरे को जरा बोलो एफिशिएंसी का मतलब क्या होएगा? कि अभी तुम लोग एक सम जल्दी जल्दी कंप्लीट वो कर लेते हो। करेक्ट नो? सो फर्स्ट मीनिंग ऑफ द टर्म एफिशिएंसी इज, यूनिट्स को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, वर्कर्स टेक लेसर आवर्स। इज दैट ओके? ठीक है, तो पहले 1 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगता था। अभी 1 यूनिट बनाने के लिए 12% कम टाइम लगेगा। बोले तो 88% टाइम लग जाएगा। इज दैट ऑल ओके? बस मैंने ना 20 का ब्रेकअप 5 into 4 टाइम पास के लिए किया था, मैं उसको फिर से मर्ज वो कर ही देता हूं। सो देयरफॉर 5 into 4 ऑब्वियसली अगेन बैक टू तो 20 ओनली। सो देयरफॉर 20 into 88% into 105%। अगर आंसर ऐसे लाया रहेगा ना तो 18.48 था। जिन लोगों ने भी आंसर 18.48 दिया वो इस लॉजिक से था, ऑल्दो उनको भी नहीं मालूम कि लॉजिक ये था। तुम लोगों ने जो किया वो तो कॉमेडी थी। सर 20 minus 12% प्लस 5% कैलसी के ऊपर करके देखो, यही आता है। ओके, वो यही आता है, मेरे को भी मालूम है। ओके, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर, दैट यूनिट्स रिमेनिंग सेम। आगे बोलो, वर्कर्स टेक लेसर नंबर ऑफ आवर्स। इज दैट ऑल ओके? सुनो, अभी ना मुंबई यूनिवर्सिटी या TY BCom, ओके, आप लोगों को जो भी बोलने का है, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, उन लोगों को यही समझ में आता है। ठीक है, यही आंसर समझ में आता है। और अगर कभी तुम्हारे TY BCom के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया
तो प्लीज उनको ना ये वाला एक्सप्लेनेशन मत देना जो मैंने तुम लोग को दिया, वहां पे तुम लोग वही करना जो तुम लोगों ने किया, 20 लेस 12% ऐड 5%। ये करोगे उनको समझ भी नहीं आएगा, वो लोग पागल हो जाएगा, तुम्हारा पेपर फटेगा। ठीक है, तो तुम लोग वही करना जो तुम लोगों ने भी किया था। ठीक है, सुनो, ये हो गया इन दिस पर्टिकुलर केस फर्स्ट थिंग। ठीक है, अभी दिस इज योर फर्स्ट आंसर, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड, अभी दूसरा मतलब यार, एफिशिएंसी कैन ऑलवेज बी हैविंग टू मीनिंग्स यार। उससे पहले सुनो मैं क्या कर रहा हूं, यही वाला चीज जो है इधर कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, अभी उसके बाद जरा देखना 2023 बेटा वेज रेट 5% से बढ़ गया। बेटा उसका तो एक ही मतलब हो सकता है जो पहले भी था, उसके बारे में मैं क्या बात करूं। ठीक है, सेकंड, अभी दूसरा देखो, एफिशिएंसी का एक और मतलब भी तो हो सकता है। जब तुम लोग शुरू में मेरे पास आए थे, तुम लोग बोर्ड डफर थे। ठीक है, बोर्ड डफर मतलब हम लोग एक लेक्चर के ना 2 ही सम सॉल्व करते थे। मेरे साथ रह के तुम लोग एफिशिएंट हो गए। मेरे को बोलो अब एफिशिएंसी का मतलब क्या हो सकता है? सेम आवर्स के अंदर वी प्रोड्यूस मोर यूनिट्स, वो भी तो हो ही सकता है ना। आईसीए को ये वाला मतलब समझ में आता है। इट्स नॉट दैट फर्स्ट इज रॉन्ग सेकंड इज राइट, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, बट क्या है, वेर एवर देर आर टू ऑप्शंस नो, अगर आईसीए कुछ करता है आई टेंड टू बी गोइंग फॉर दोस थिंग्स इफ इट इज नॉट रॉन्ग। ठीक, तो मैं क्या बोलता हूं, पहले 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 बोले तो पिछले साल 5 आवर्स काम करके वर्कर लोग कितना यूनिट्स बना लेता था? 1 यूनिट। ये पिछले साल की बात है। लेकिन इस साल वर्कर लोग 12% एफिशिएंट हो गए बेटा। तो वो लोग 5 घंटे काम करके, आगे कोई बोलेगा, वो लोग 1.12 यूनिट्स बनाएगा, 12% ज्यादा यूनिट्स बनाएगा। ठीक है, तो अभी ना इस फैक्ट को मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि वो तो पिछले साल की स्टोरी थी। इस साल की स्टोरी ये है, वो लोग 5 घंटे तो काम करेगा लेकिन कितना यूनिट्स बनाएगा बेटा? 1.12। लेकिन तेरे को तो अभी भी एक यूनिट का ही कॉस्ट चाहिए ना तेरे को। You still want labor cost for 1 unit, so therefore you still want labor hours for 1 unit बेटा। तो अभी वर्कर लोग 5 घंटे तो काम कर लेता है लेकिन 1.12 यूनिट्स बनाता है। ओके, तो मतलब आज 1 यूनिट बनाने के लिए उन लोगों को कितना टाइम लगता होगा? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12। चलो ठीक है, वो जितना भी आता है लेट इट रिमेन लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो पहले 1 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगता था, अभी 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स डिवाइडेड बाय 1.12। इज दैट ऑल ओके? ठीक है, बस माई जॉब इज डन। वो 20 का ब्रेकअप ऑफ 5 and 4 ना, वो मैंने टाइम पास के लिए किया था तुमको वो समझाने के लिए। आई विल मर्ज 5 and 4 बैक। ओके, तो इफ आई विल बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो न्यूमरेटर के अंदर 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1.12 into 105%। अगर मैं ऐसे करेगा ना, दिस आंसर विल बी 18.75। ओके, ICAI always takes this meaning of the term efficiency। ओके, सो आउट ऑफ बोथ दीज थिंग्स तुम लोग एक चीज कर सकते हो, दोनों चीज नहीं कर सकते। ईदर दैट पर्टिकुलर थिंग और दिस पर्टिकुलर थिंग। यू कैन नॉट बी सेइंग इन दिस पर्टिकुलर केस कि सर वो लोग ज्यादा टाइम भी करेगा और वो मतलब वो लोग कम आवर्स भी लेगा और ज्यादा यूनिट्स भी बनाएगा, देन विल बिकम कंपाउंडिंग इफेक्ट, देन एफिशिएंसी विल बिकम मच मोर देन 12%। तुमको समझा जो मैंने बोला? तो वो वाला काम जो है वो नहीं कर सकते, तो दोनों में से एक ही काम वो कर सकते हो। ICA टेक्स दिस मीनिंग ऑफ द टर्म एफिशिएंसी। ठीक है, अभी एक काम पहले जरा करना, यहां पर आप लोग 18.75 तो लिखो चलो, और ना यहां पे लिख के रखना सी द शॉर्ट्स। और तुम्हारी बुक के अंदर जरा देखो क्योंकि आई कैन नॉट सी द कंप्लीट थिंग। एक सेकेंड, मैं हेडर देखता हूं, शायद दिखाई देगा फिर। एक सेकेंड, एक मिनट, वो देखना जरा एक बार। यहां पे वो ICA तो वो लिखा है क्या इधर नीचे? ओके, तो एक मिनट, तो नीचे 18.75 का आंसर है। हाँ, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन 18.75, आगे ब्रैकेट के अंदर यू ऑल कैन राइट डाउन ICAI। ठीक है, सुन, योर दिस जॉब इज ऑल टुगेदर डन। ठीक है, तो एक काम जरा करो, यहां पे 18.75 यू कैन राइट डाउन सी शॉर्ट्स। ये आंसर मेरे को जरा बताओ।
28.65। सुनो, एक काम जरा करना, 18.75 के ऊपर यहां पे एक एस्ट्रिक भी डाल देना। एग्जाम्स के अंदर ऐसा ही लिख देना बस, और कुछ नहीं लिखना। 20 डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू 105%। वहां पे वो एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। दैट आई हैव गिवन दैट इन फैक्ट नो अदर बुक अक्रॉस नॉट ओनली इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड आल्सो डज नॉट से दीज टू ऑप्शंस, but these are the two options which are all valid, okay, but that I've given for your explanation. In exams आप लोग ऐसे भी लिख दोगे, that is all fine please, ठीक है। सुनो, अभी your this job is done, this was a major work in this entire question, okay। अभी इसके बाद 4 प्रपोजल्स हैं, 4 प्रपोजल्स के ना लेट्स ट्राई टू सी विच इज अ बेस्ट प्रपोजल, ओके। और अभी ये वाला काम मैं तुम लोग को दे सकता हूं, आई थिंक तुम लोग ये वाला काम जो है वो करेक्ट ही करोगे। तो लिखो जरा प्लीज, इवैल्यूएशन ऑफ द 4 ऑल्टरनेट्स, evaluation of the 4 alternates। Proposal 1, Proposal 2, Proposal 3, Proposal 4। अच्छा, number of units to be produced। सुनो, देखो उन्होंने क्या बोला है, इवैल्यूएट द 4 प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर, डिटरमिन द बेस्ट आउटपुट एंड सेल्स लेवल टू बी बजटेड, ओके, एंड प्रिपेयर ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट फॉर 2023 एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स। तो चलो ठीक है, तो ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट चाहिए एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स। तो ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट ही बनाते हैं। मेरे को बोलो, अगर प्रपोजल 1 के लिए जाओगे, इन ऑल कितने यूनिट्स बेचोगे? 22,000। बाकी तुम लोग 2 मिनट के बाद कंप्लीट करना। लिखो, हर यूनिट के पीछे बेटा तू 28.65 कमाएगा। तो दिस इज टोटल कंट्रीब्यूशन जो आप कमा लोगे, थोड़ी देर के बाद निकाल लेना, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। सुनो, अभी तुम लोग एक बार जरा सोचना, मैं क्वेश्चन भी दिखाया, मेरे को बोलना तुमको 3 फिक्स्ड कॉस्ट लेने चाहिए। मेरे को बोलो कौन कौन से 3 फिक्स्ड कॉस्ट, प्रपोजल 1 के लिए मेरे को 3 नंबर जरा बोलो। 3 फिक्स्ड कॉस्ट वो लेने चाहिए। एक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, चलो वो तो लेंगे ही लेंगे, आगे बोलो। एक तुम्हारा ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट जो था 337,500 था, ठीक है। एक और भी बोल, 62,000। एक सेकेंड, कैन वी से 62,500 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। पिछले साल 337,500 था, वो 62,500 से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वैसे भी 2023 का फिक्स कॉस्ट विल बी 337,500 प्लस 62,500 प्लस अगर तू प्रपोजल 1 के लिए गया तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी, ठीक है। तो यहां पे लिख देना करंट 337,500 प्लस इंक्रीज 62,500 प्लस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना है? 40,000 ना, 40,000। तो यहां पे लिख देना प्रॉफिट। इसके हिसाब से कंक्लूजन भी डाल देना, गो फॉर प्रपोजल। देख लेना जिधर भी प्रॉफिट सबसे ज्यादा है दैट ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। खत्म करो प्लीज। $190,600 should be the highest figure. प्रपोजल 2 आएगा। किस चीज का वर्किंग? कौन सा वाला?
कौन सा बेटा? वो बुक के अंदर है ना प्रिंटेड पूरा, शॉर्ट्स के अंदर तो वही तो लिखा हुआ है, वही तो एक्सप्लेनेशन है पूरा शॉर्ट्स के अंदर, ये वही तो है बिल्कुल। हाँ सर आपने कंपाउंडिंग के बारे में क्या बोला था? बेटा मैं बोल रहा हूं वी कैन नॉट डू बोथ ऑफ देम, एल्स एफिशिएंसी विल बी मोर देन मच मोर देन 12%। वी कैन नॉट बी अज्यूमिंग वो लोग 12% ज्यादा यूनिट्स भी बनाएगा, 12% कम टाइम भी लेगा, एल्स एफिशिएंसी विल बिकम मच मोर देन 12%। क्या हुआ? नहीं, हाउ हाउ बराबर है, बट हाउ विल यू अप्लाई बोथ दोस पर्टिकुलर थिंग्स? अगर तू वैसा करेगा, उसके बाद अगर तू पहले वाला कॉस्ट निकालेगा और अभी वाला कॉस्ट निकालेगा, उसके लिए 12% से बहुत ज्यादा का फर्क आएगा। वो ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब तो ये भी ओवरऑल एफिशिएंसी है बेटा, तो ये कौन सा आधा एफिशिएंसी है? तो ये भी तो पूरा ही किया मैंने 12% जब ही लिया तो पूरा 12 ही लिया ना यार। हाँ बराबर है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हाउ विल यू ट्राई टू डू बोथ द थिंग्स? तू मेरे को जरा समझा एक बार। तू 12% उधर भी लेगा, 12% तू वो इधर भी लेगा, सो ओवरऑल एफिशिएंसी विल बिकम मच मोर देन 12, नो? यहां तो मेरे को 12 का तू ब्रेकअप बता कि सर 6% ये है और 6% वो है, तो फिर मैं वैसे करूंगा, वो थोड़ी दिया हुआ है अपने को बेटा। चलो सुनो, ये प्लीज स्टेटमेंट जो है वो लिख देना, गो फॉर प्रपोजल 2। ठीक है, तो अपने शॉर्ट्स के अंदर यू ऑल हैव रिकॉर्डेड दिस पर्टिकुलर थिंग, और अभी मैं शॉर्ट्स नहीं पढ़ रहा हूं, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन टू यू ऑल। ठीक है, एग्जैक्टली वो वही चीज है, बस आई थिंक यू ऑल हैव रिटन दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर देयर। ठीक है, सुनो, चलो क्वेश्चन नंबर 34 इज डन। थर्टी फाइव पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो फुल फ्लेज वर्जन है ना, वो आईसीए ने फाइनल से की बुक के अंदर वो रखा है, जो उसका आधा वर्जन है वो यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में 35 पढ़ते हैं, पढ़िए बेटा। ये इनकम स्टेटमेंट ही तो था, इनकम स्टेटमेंट मतलब तेरे को प्रॉफिट ही तो चाहिए ना बेटा, तो इनकम स्टेटमेंट तो बना ही दिया ना तो आप उन लोगों ने, ये ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट ही तो था। तो एक काम कर, तू इसको तू कॉपी पेस्ट कर दे एक और बार अभी, और क्या करूंगा यार फिर। ठीक है, सुनो क्वेश्चन नंबर 35, आ जाओ उधर। एक्स लिमिटेड सप्लाई स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स। सब लोग गला फाड़ के चिल्लाओ, ये क्या लिखा है? पढ़ो 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 पढ़ो, कोई गला नहीं फाड़ रहा, बोलो। प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बोलो क्या बोलता है कि ना हम लोग एक ही स्पेयर पार्ट बना सकता है, अपना प्रोडक्शन जो है वैसे ही होता है। अपने को इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स नहीं बना सकते, एक ही स्पेयर पार्ट बना सकते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ए एंड बी। तो याद रखना, ऐसा नहीं होने वाला पहले ए बनेगा फिर बी बनेगा, रैंक वगैरह नहीं देने का है। ओके, तो यहां पे या ए बनेगा, आगे बोलो, या बी बनेगा। तो दिस सम नो इज नॉट अ सम ऑन लिमिटिंग फैक्टर। जब लिमिटिंग फैक्टर्स हम लोग करते हैं ना, जो हम लोगों ने पिछली बार लास्ट लेक्चर के अंदर किया, आज के फर्स्ट लेक्चर, दैट टाइम व्हाट वी ऑल ट्राई टू बी थिंकिंग, पहले क्या बनाऊं फिर क्या बनाऊं फिर क्या बनाऊं, तभी आप लोग रैंक देता है। अभी मैं कोई रैंक वगैरह दे नहीं सकता, क्योंकि ये नहीं है कि ए के बाद बी बनेगा या बी के बाद ए बनेगा। यहां पे या ए बनेगा, लास्ट टाइम बोल दो, या बी बनेगा। ठीक है, आगे पर यूनिट क्या क्या डेटा दिया हुआ है? अलॉय यूसेज, अलॉय मतलब कुछ ना कुछ मेटल वगैरह का मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन अलॉय। शायद कभी साइंस के अंदर पढ़ा होगा। तो 1.6 kgs, 1.6 kgs। मशीन टाइम, मशीन पी, तो पार्ट ए का 1 यूनिट बनाने के लिए इधर 0.6 आवर्स लगता है, पार्ट बी बनाने के लिए 0.25 आवर्स। मशीन क्यू 0.5, 0.55। ओके, टारगेट प्राइस
145 मतलब इस प्राइस के ऊपर वो बेचेंगे यार। तो हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग दोनों के अंदर से एक ही बनाएंगे, ठीक है। टोटल आवर्स अवेलेबल मशीन पी का 4000 है, मशीन क्यू का 4500 है, ठीक है। आगे अलॉय अवेलेबिलिटी इज 13,000 kg इज द रेट ऑफ 12.5। वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आर, पर मशीन आर, पर मशीन आर। तो मशीन पी 80, मशीन क्यू 100। चलो ठीक है। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। चलो ठीक है, बोलो, मैं पार्ट 1 ही पढ़ता हूं पहले। आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। ऑफर्ड प्राइस मतलब ये फॉर पार्ट ए, ये फॉर पार्ट बी, ठीक है। बोलो क्या बोलते हैं, वो वाला स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाई करो जो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करके देगा। तो दोनों केसेस के ना कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, जिधर भी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा दैट ऑप्शन विल बी बेटर। तुमको समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ए बनाया तो कितना, सिर्फ बी बनाया तो कितना, और फिर उसके बाद आंसर निकाल लेंगे अपन लोग। तो और क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसका ना, सम पार्ट ऑफ पार्ट 1 आई विल मेक यू ऑल ट्राई, जिसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। उससे पहले एक एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल तुमको उस पार्ट के लिए काम में आएगा जो तुम लोग करोगे। जो मैं करने वाला हूं वो बहुत सिंपल है। सुनो, अभी एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनना जरा प्लीज। अभी ये एक स्टाइलस है, ठीक है, ये एक स्टाइलस है। इसका आधा पार्ट एक वर्कर बनाता है, फिर उसके बाद दूसरे वर्कर के पास जाता है, वो बाकी आधा बना देता है, ठीक है। जो पहला वर्कर है ना, उसका स्पीड बहुत सॉलिड है, वो एक दिन में 100 स्टाइलस बना सकता है, ठीक है। जो दूसरा वर्कर है उसका स्पीड और सॉलिड है, वो 150 स्टाइलस दिन का बना सकता है, ठीक है। बट ओनली द वर्क दैट दे विल डू, मतलब जो फर्स्ट वर्कर है आधा स्टाइलस बनाएगा, दूसरे वाले वर्कर को देगा, दूसरा वर्कर उस आधे स्टाइलस के ऊपर काम करेगा, ठीक है, और वो अपना हिस्सा जो है वो बना लेगा। तो ये वाला हिस्सा वर्कर 1 जो है ऐसा 100 बना सकता है, जो दूसरा वाला वर्कर है ऐसा हिस्सा जो है वो 150 बना सकता है। मेरे को बोलो कंपनी दिन का कितना स्टाइलस बना पाएगा? 100। कैन वी से अगर वर्कर 2 का स्पीड उतना है ही नहीं, तो वो एक्स्ट्रा स्पीड की अपने को कोई जरूरत भी नहीं है ना फिर, क्योंकि वर्कर 1 की वजह से वर्कर 2 का जो स्पीड है अल्टीमेटली वो कम हो ही जाएगा ना। इन दिस केस इट इज लाइक, इन दिस केस 2 क्रिकेटर्स आर प्लेइंग, एक बंदा एक शॉट मारा तो 2 रन भाग सकता है, दूसरा बंदा इतना वो मोटू है, ओके, वो रोहित शर्मा बोलने का है तो रोहित शर्मा बोलो, ओके, तो कि वो 1 रन से ज्यादा तो भाग ही नहीं सकता। तो कहने से अल्टीमेटली बंदे को 1 ही रन तो वो लेना पड़ेगा ना। तो अनलेस एंड अनटिल वो मोटू को वो रन आउट करवाने का है तो फिर तो चलो वो अलग ही बात है। ओके, करेक्ट नो? हाँ, तो इन दिस के ये वाला पॉइंट याद रखना, ये तुमको आएगा काम में, ठीक है। तो लिखो जरा प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन calculation of contribution that will be earned from calculation of contribution that will be earned from part A and part B. स्टार्ट करते हैं। लिखो इधर पार्ट ए, लिखो पार्ट बी। चलो सुनो, तो यहां पे लिखो सेलिंग प्राइस, $145,115 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा सुनो, अभी तुम लोग पहले सम पढ़ो, मेरे को ना बस एक काम जरा करके देना इस सम के अंदर, टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल कॉस्ट आर देयर। आराम से पढ़ लो, हाउ मेनी वेरिएबल, मेरे को नाम बता दो, कैलकुलेट करके मत दो, दैट आई विल बी डूइंग। मेरे को बोलो पार्ट ए बनाएगा, कितने वेरिएबल कॉस्ट तेरे लगेंगे? मेरे ख्याल से 3 लगते हैं।
एक अलॉय का कॉस्ट है, ठीक है, एक उसके बाद मशीन पी का कॉस्ट है, एक मशीन क्यू का कॉस्ट है। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई कॉस्ट इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं है। ओके, करेक्ट? नो, देयर इज नो अदर कॉस्ट, देयर इज नथिंग लाइक लेबर कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन सबसे पहले अलॉय कॉस्ट। तो एक यूनिट ऑफ पार्ट ए बनाएगा बेटा 1.6 kgs लग जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे लिखना 1.6 एंड अलॉय कॉस्ट 12.5 रुपीज। वहां पर भी डेटा बिल्कुल सेम ही आने वाला है बेटा। ट्वेंटी उसके बाद मशीन पी 0.6 आवर्स लगेगा एक यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए, एक यूनिट ऑफ बी बनाने के लिए 0.25 आवर्स लगेगा। मेरे को जरा बोलो, 1 घंटा मशीन पी चलता है बेटा, उसका खर्चा कितना आता है? 80 रुपीज। तो यहां पे 80 लिखना, यहां पर भी प्लीज 80 लिखना, दोनों मशीन पी का ही बात कर रहा है। तो ये 48 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बेटा वो मशीन क्यू है राजा, वही मैं बोला। हाँ, आगे दिस इज 0.5 आवर्स, दिस इज 0.55 आवर्स। मशीन क्यू इज 100, 50 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जरा निकालो प्लीज। कितना आता बेटा? और दूसरा 24, 20। चलो ठीक है, सुनो, ठीक है। अभी दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दिस। अगर पहले नहीं समझा था, अभी थोड़ी देर के लिए खुद ब खुद सोचो। सुन, देखो, आपको जब आप ये कर रहे हो ना, जब आप ये वाला पार्ट कर रहे हो या फिर ये वाला पार्ट कर रहे हो, आप लोग सिर्फ यही वाला ट्राई करना खुद ब खुद, ठीक है? सोचना जरा कि बराबर से सुनना मैं क्या बोलता है। अगर सिर्फ पार्ट ए ही बनाता तो कितना बना पाता? ठीक है, आपको वही चीज चाहिए, ठीक है, कितना बना पाता। लेकिन जरा सोच, कमियां बहुत ज्यादा हैं। एक तो तेरे पास इनफाइनाइट मटेरियल नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है मटेरियल अवेलेबिलिटी सिर्फ इतना ही है। एक और चीज, मशीन पी का भी पंगा चल रहा है, मशीन क्यू का भी पंगा चल रहा है। ओके, उसके भी इतने आर्स हैं। तो अल्टीमेटली देखो, प्रोडक्ट बनाने के लिए तो अलॉय भी चाहिए, मशीन पी भी चाहिए, मशीन क्यू भी चाहिए। कहने से अगर कोई भी चीज की कमी हो जाएगी तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ना। ठीक है, आई हैव गिवन यू द बिगेस्ट हिंट, माई लास्ट लाइन वॉज द बिगेस्ट हिंट। किसी भी चीज की कमी हो जाएगी तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर मशीन पी ज्यादा यूनिट्स बना भी सकता है, लेकिन पी के बाद वो क्यू से भी तो प्रोसेस होना चाहिए। अगर वो क्यू से प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो फिर मशीन पी का एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि पी के बाद क्यू का भी अपने को जरूरत पड़ेगी। तुमको समझा जो मैं बोला? Product has to be passing through P and then to Q. Example if I'll tell you, almost the same example only. अगर P प्रोडक्ट का आधा पार्ट जो है दिन का 100 यूनिट बना सकता है, लेकिन जो Q है वो 150 यूनिट बना सकता है, तो कहने से वो एक्स्ट्रा 50 का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि मशीन P इज नॉट अवेलेबल। नो, ठीक है, अभी मैं आगे नहीं बोल रहा हूं, वरना आई विल से द आंसर ऑल्सो एंड आई डोंट वांट टू बी डूइंग दैट। तुम लोग मेरे को बताना, अगर सिर्फ ए बनेगा तो कितना बन सकता है? अभी चलो सुनो, यू हैव गिवन मी द आंसर्स बट आई विल डू इट लक बाय चांस ऑल्सो, योर आंसर कैन बी करेक्ट। ठीक है, इसलिए बराबर से जरा देखना। स्टार्ट कर लेते हैं।
यहां पे ना कंक्लूजन के लिए 2 लाइनें छोड़ दो, उसके बाद लिखो वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, पार्ट ए पार्ट बी। सबसे पहले देखो, अलॉय की कमी है तो देख ले, अगर तूने पार्ट ए बनाया तो 13,000 किलो जो है, कहने से सारा का सारा तू ए के लिए यूज करेगा। पहले मेरे को बोलना यस और नो। तो 13,000 किलो से डिवाइडेड बाय 1.6 इतना यूनिट्स बन सकता है बेटा। तो ये फिगर आ जाता है 8125, ऑल्दो दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। अच्छा, अपने को 2 मशीन्स की भी यहां पर कमी है। मशीन पी का अपने पास 4000 घंटे है। एक यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स चला जाएगा? 0.6। I'll write down 6666. I think that'll be more apt as compared to 6667. क्योंकि 6667 बनाने के लिए टेक्निकली मेरे को 4000 घंटे से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तुमको समझा जो मैंने बोला? ओके, तो इसके लिए आई एम टेकिंग इट टू 6666। ठीक है, 6667 कर दिया, वो लोग शायद 1 मार्क तुम्हारा वो रिड्यूस कर ले। आगे मशीन क्यू 4500 डिवाइडेड बाय 0.5 9000। देखो कॉमन सेंस है बेटा, इससे ज्यादा बना नहीं सकता क्योंकि अलॉय नहीं है। इससे ज्यादा बना नहीं सकता। आगे तुम लोग बोलो। मशीन पी के आर्स नहीं है, इससे ज्यादा बना नहीं सकता। मशीन क्यू के आर्स नहीं है। तो अल्टीमेटली जो मैं बनाऊंगा दैट विल बी द लीस्ट ऑफ देम। नो ओके, तो ये मत बोलना सर वी शुड ऑलवेज प्रोड्यूस हाईएस्ट। पागल, हाईएस्ट पॉसिबल भी तो होना चाहिए ना यार, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकता ना अपना। ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर लीस्ट ऑफ देम 6666। आप लोग पार्ट बी के लिए खत्म करो प्लीज। $4,500 डिवाइड बाय 0.55। 7272 आता है क्या? एक मिनट मैंने क्या लिया, 1 मिनट। 8181। तो लीस्ट इज 8125 होंगी नो? ठीक, तो अगर ये बनाएगा तो इतना, ये बनाएगा तो इतना 27। सुन, एक चीज याद रखना, मैंने पहले शायद फर्स्ट लेक्चर मैंने भी 4500 ही लिखा है। देख जूम करके दिखाता हूं तेरे को। देख 4500 ही लिखा है, क्लोजली देख। मेरी हैंडराइटिंग बहुत घटिया है, सॉरी। मैं रब कर देता हूं, नाउ आई एम गिल्टी कॉन्शियस। हाँ 4500। चलो, तो 179982 20 इंटू 8125 162,500। देख कभी भी ना लाइफ के अंदर इसके हिसाब से कंक्लूजन नहीं देना बेटा। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ठीक है? कभी भी उसके हिसाब से कंक्लूजन नहीं देते कि इधर कम कमाता है, लेकिन अगर ज्यादा यूनिट्स बेच के ज्यादा कमा पाएगा दैट इज फार बेटर देन कोई यूनिट के ऊपर ज्यादा कमाना लेकिन ओवरऑल कम कमाना। तुमको समझा क्या बोला?
अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कितना पैसा घर लेके जाएगा, कितना पैसा मतलब कितना टोटल पैसा घर लेके जाएगा बेटा। तो आई थिंक दिस आंसर इज बेटर नो। तो कंक्लूजन, कंपनी शुड प्रोड्यूस पार्ट ए। चलो सुनो, तुम्हारा वर्किंग नोट 1 इज डन, ठीक है। अभी तुम्हारा पार्ट 1 इज ऑल्सो डन होनी, अभी पार्ट 2 पर आना पड़ेगा अपने को। इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10%, ओके, मतलब सेलिंग प्राइस है यार, तो टारगेट प्राइस मतलब योर सेलिंग प्राइस होनी, एंड ऑफर 60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर्स। कैलकुलेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव। एक सेकेंड, पार्ट 1 के अंदर विच पार्ट यू हैड रिकमेंडेड? तो अभी सब कुछ ए के हिसाब से बात करो। वो लोग क्या बोलता है, अगर इन दिस पर्टिकुलर केस टारगेट प्राइस 10% से कम कर दे। देखो हम लोग एक्स लिमिटेड है, वैसे हम लोग सप्लाई करते थे वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड बोलता है कि हम लोग 10% प्राइस जो है कम देने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग एक्चुअल के अंदर तो एक्स लिमिटेड ही है, ठीक है। तो अभी तुम लोग को कम प्राइस के ऊपर वो बेचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ वाई लिमिटेड को ही वो बेचते हो। तो वाई लिमिटेड शायद इनको तो वो बोला होगा कि 10% से प्राइस कम कर, वरना वी विल नॉट बाय ऑल्सो फ्रॉम यू, ठीक है। तो ये लोग फिर कम कर रहे हैं। तो वो लोग क्या बोलता है, अगर वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10%, चलो ठीक है, एंड ऑफर 60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज मशीन आवर। उसका मतलब क्या है, वो लोग अभी एक और काम करने वाला है। एक तो वो लोग पार्ट ए बनाने वाला है, 10% कम प्राइस के ऊपर बेचने वाला है, दैट इज वन थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग यहां पर क्या है ना, वो लोग बोलता है अगर अपने पास कोई भी अनयूटिलाइज मशीन आवर्स है ना, एक हमारे पास कितना टाइप्स ऑफ मशीन है बॉस? 2। अगर उसके अंदर से कोई भी मशीन अनयूटिलाइज है ना, हम लोग उसको किसी और को भाड़े पर दे देगा, ठीक है, भाड़े पर दे देगा, ठीक है। तो जितना भी हमारा यूटिलाइज नहीं हो रहा, जितना भी हमारा अनयूटिलाइज है, हम लोग उसको भाड़े पर दे देगा और वो लोग अपने को 60 पर आर देगा। तो अब जरा बताओ कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? तुमको समझा ये वाला पार्ट? तो नाउ आई विल बी अर्निंग फ्रॉम 2 थिंग्स। विच 2 थिंग्स? एक तो पार्ट ए बनाकर बेचेगा वाई लिमिटेड को, और दूसरा बोलो मशीन्स भाड़े पर देके, तो वहां से पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके अपने को आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखो जरा प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्ट ए। ये लिखो, सुनो 145 का प्राइस था ना, सो 145 लेस 10%, 130.5। आगे बेटा बाकी जो तेरा कॉस्ट है ना वो वही रहेगा जो पहले भी था यार। कॉस्ट के ना थोड़ी कुछ चेंज वेंज हो रहा है। 20, 48, 50 पार्ट ए वाला उठाना प्लीज। 20, 48, 50। ये 12.5 आता है क्या? आई एम नॉट श्योर। ठीक है 12.5, ओके। अभी इसका तो 6666 यूनिट्स ही बनाएगा। 83,325 total contribution from part A, but this is not your only contribution, plus extra contribution
बाय लेटिंग आउट, मतलब बाय रेंटिंग आउट unutilized machine hours. अच्छा सुनो, मशीन P आवर्स अवेलेबल, मशीन P के बेटा आवर्स जो थे ना अपने पास 4000 घंटे थे, लेस यूज्ड फॉर A। अभी A बना रहे हैं बेटा, B तो बनाने नहीं वाले। तुम लोग को एक्चुअल के अंदर समझ में आ जाना चाहिए कि ना P के अंदर अनयूटिलाइज्ड आवर्स विल ऑलवेज बी जीरो ओनली बेटा। कंप्यूट करने का है तो कर लो, क्योंकि हम लोग 6666 यूनिट्स बनाएंगे। एवरी यूनिट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी टेकिंग कितना बेटा 0.6। एक मिनट, तुमको समझा ये वाला फिगर तो ऑलमोस्ट जीरो ही आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला जो उठाया था वो इसी की वजह से तो ये वाला फिगर उठाया था, मतलब P का ही तो कमी था ना। ओके तो इन एनी केस उसका कुछ स्पेयर आवर्स तो बचेगा भी नहीं, जो भी स्पेयर आवर्स बचेगा वो दूसरे का बचेगा, ठीक है। तो दिस थिंग आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर ओनली, मेरे को यहां पे बात ही नहीं करने का है, ठीक है। मशीन Q का तो बचेगा, मशीन Q आवर्स अवेलेबल 4500 लेस यूज्ड फॉर A, तो 6666 यूनिट्स बनाएंगे। हर यूनिट के लिए इधर 0.5 आवर्स लग जाता है, तो 3333, तो स्पेयर आवर्स या अनयूटिलाइज्ड आवर्स आपको जो भी लिखने का है 4500 1167। ये वाले आवर्स हम लोग भाड़े पर चढ़ा देंगे और अपने को भाड़ा 60 पर आवर, तो आई रिटर्न इनटू कंट्रीब्यूशन पर आवर 70020। चलो सुनो, we don't have to give any ranks as we can only produce one product. Okay, the production that will be possible will be least of the production possible using materials machine P and machine Q। हम लोगों ने वही वाला काम किया, ठीक है। चलो सुनो, सबसे छोटा क्वेश्चन that we have in our book now is question number 36। okay, so that's what we are going to be doing। okay, सबसे छोटा क्वेश्चन है, पढ़ो। The profit for the year of RJ Limited works out to 12.5% of capital employed and the relevant figures are as follows। सेल्स है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड है। वो लोग क्या बोलता है, हम लोग प्रॉफिट कितना परसेंट कमाता है बेटा 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे को जरा बोलो, इसका 12.5% विल बी नथिंग बट प्रॉफिट। अगर इसका मैं 12.5% करूं तो ये आ जाता है 50,000। मेरे को बोलो अगर मैं इसके थ्रू एक इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो जरा सोचो, मेरे पास सब कुछ है, एक डेटा नहीं है। इतने क्वेश्चंस किए फटाक से बता सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट ना बेटा, सेल्स है सारा का सारा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है ना, तो वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। आगे, द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज जॉइंड द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेट्स दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर estimates for next year a profit of 23% on capital employed, ठीक है। प्रोवाइडेड, वो बोलता है कि नेक्स्ट ईयर ना अपने को 23% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोवाइडेड सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 10% and simultaneously there is an increase in selling price of 4% and overall cost reduction in the elements by 2%। ये वाला लाइन जरा फिर से पढ़ता हूं, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट बाय 2%, ठीक है। सारे के सारे कॉस्ट तेरे 2% से कम हो जाएंगे। रिक्वायर्ड, फाइंड आउट by computing in detail the cost and profit for the next year whether the proposal of sales manager can be adopted or not। सेल्स मैनेजर ने क्या बोला था कि अगर ये सब करोगे ना तो अपने को जो प्रॉफिट मिलेगा ना दैट विल बी कितना परसेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 23%। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस साल का डेटा निकाल लेते हैं, वो ऑलमोस्ट अपने पास है वैसे क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाले सारे चेंजेस कर लेंगे तो एक नया प्रॉफिट आ जाएगा। देख लेंगे उस न्यू प्रॉफिट के बाद क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% का आता है।
अगर आता है तो उसका प्रपोजल कैन बी अडॉप्टेड, क्योंकि उससे अपने को 23% का रिटर्न मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर नहीं आता देन वी कैन नॉट अडॉप्ट दैट। ठीक है, एक स्टेटमेंट के अंदर योर सम विल गेट ओवर। तुम लोग जरा लिखो कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट्स अंडर the current and proposed situation, under current and proposed situation, calculation of the profit under current and proposed situation। अच्छा लिखो सेल्स एक लाइन छोड़ना, लेस वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल एक लाइन छोड़ना, लेबर एक लाइन छोड़ना, वेरिएबल ओवरहेड्स एक लाइन छोड़ना, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट एक लाइन छोड़ना, विल बी गिविंग यू ऑल प्रॉफिट। चलो सुनो, करंट सेल्स 5 lakhs, करंट वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल 2,50,000, लेबर 1 lakh, वेरिएबल ओवरहेड्स 40,000। सब ट्रैक करो बेटा एक बार जरा। 1,10,000 आता है, 1,10,000। प्रॉफिट जो है तेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख था, इंटू 12.5% 50,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 60,000। यहां पे लिख देना एक बार। चलो सुनो मेरी बात। अभी इन दिस पर्टिकुलर केस प्रपोज्ड, तुम्हारे लिए कुछ हिंट लिख देता हूं जो मैंने राइट इन द फर्स्ट लेक्चर बोला था। बेटा सेल्स कैसे कंप्यूट होता है? सर सेल्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स, ये लिख लो चलो, इनटू सेलिंग प्राइस। मटेरियल कैसे कंप्यूट होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट कैसे कंप्यूट होता है? सर इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। नो, सो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू लेबर कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स भी तो वेरिएबल कॉस्ट ही है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू लेबर कॉस्ट पर यूनिट। मेरे को बोलो ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट के लिए भी लिखूं क्या तुम्हारे लिए? फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा सुनो, अब सब लोग मेरी बात सुनना, सब लोग मेरी। तुम लोग एक बार जरा ये वाला 5 लाइन पढ़ो, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता हूं। सुनो, मेरे को बोलो विल सेल्स चेंज ऑफ नेक्स्ट ईयर? मेरे को बोलो बिकॉज ऑफ 1 रीजन के 2 रीजन? 2 रीजन। तो बेटा पहले ना 5 लाख था, नंबर ऑफ यूनिट्स देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने परसेंट से बड़ा है? 10%। तो कैन वी से मेनी थिंग्स विल राइज बाय 10%? नो, अगर क्वांटिटी सोल्ड बढ़ेगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस भी तो बढ़ेगा ना पहले, तो इनटू 110%। आंसर मत निकालना क्योंकि बाकी काम भी बाकी है। 110%, 1 लाख इंटू 110% एंड 40,000 इंटू 110% इंटू। अच्छा मेरे को बोलो अभी यहां पे हर एक जगह पे ना मेरे को बोलो क्या क्या परसेंटेजेस लूं। सम के अंदर बहुत क्लियरली चीजें वो दी हुई है। मेरे को बोलो सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ रहा है? 4%। तो कहने से वो तो सिर्फ यहीं पर वो आएगा ना, तो इंटू 104%। आगे उन लोगों ने एक और चीज लिखा है, ओवरऑल रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%। सारी की सारी कॉस्ट 2% से कम हो रही है। तो कैन बी से ये भी और एक और चीज भी। एक से मैंने एक चीज गलत लिखा था, किसी ने वो बोला नहीं मेरे को। ओके,
ये लेबर कॉस्ट नहीं था बेटा, ये वेरिएबल ओवरहेड था। तुम लोग क्या सोतड़ लोग हो भाई गॉड। हम लोगों ने सही है। अच्छा सॉरी, मैं क्या सोतड़ लोग हूं, ठीक है। हाँ चलो सुनो, तो एक मिनट, ये सब 98% हो जाएगा, दैट इज ओके, लेकिन एक और कॉस्ट भी तो होएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट। उन लोगों ने लिखा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बेटा, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो आता ही है ना। तो इंटू 98%, 98%, 98%, और यहां पर भी पहले 60,000 था इंटू 98%। फटाफट ये सब कुछ कंप्यूट करो, मेरे को नया प्रॉफिट निकाल के दो। ये कंप्यूट करो तुम लोग, कितना आता है बेटा प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना आता है प्रॉफिट? 92,780। सुनो, यहां पे ऐसे लिखना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अच्छा तो अभी हम लोग 92,780 रुपीज कमा लेगा। अपना कैपिटल एम्प्लॉयड तो उतना ही है ना बेटा, 4 लाख इंटू 100, 23.195। सो इज द प्रपोजल गुड? वो अपने को 23% का रिटर्न देता है, दे देता है ना। यहां पे लिख लेना एज, आप लोग इसको फ्यूचर के अंदर ROCE करके शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इज मोर देन 23%। प्रपोजल प्रपोजल लिखो, कैन बी अडॉप्टेड। हाँ जी, जैसे अगर 23% से नीचे होता ROCE, 12.5 से ऊपर रहता तो फिर क्या? नहीं, we will be writing that it is not acceptable because we are doing these particular things to get 23%. आगे we can try to be suggesting कि it is still not bad, okay, वो आपकी मर्जी, if you want to be suggesting, okay, but as per the parameters जो उन लोगों ने अपने को दिया था, अगर suppose 21% आंसर आता, it might be better than the current one for sure. अगर देखो तब suggestion ऐसा लिखने का, you all can write down the return is far more than 12.5%, that is a present level, okay, but in this particular case it is still below that 23%, okay, hence the proposal should not be accepted, ठीक है। so then in that discussion तो everything will come, okay, okay, Yes, sir. एक सेकेंड, चलो, this particular part is done. तुम लोग क्या कर रहे हो, सुनो, मैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 ना, माइट बी, आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी थिंकिंग समथिंग, ओके। तुम लोग लिखो जरा प्लीज एक बार, बस एक फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, अगर सपोज बीच में 10 मिनट वो कभी बचे एंड इन केस यू वांट टू बी लाइक तो अप्लाइंग योर माइंड, आप लोग वो वाला काम फिर कर सकते हो। सो लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 37, income statement at 60%, that is dash units, वो आप लोग देखना कितना यूनिट्स होता है, ओके। नेक्स्ट टाइम पे जरा लिखना सेल्स, नेक्स्ट टाइम पे लिखो लेस कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स 1, एक लाइन छोड़ना ओवरहेड्स 2, दिस विल गिव यू प्रॉफिट।
बस इसमें तुमको दिक्कत सिर्फ इसकी और इसकी होगी और किसी की नहीं होगी। वो वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इन केस यू ऑल गेट टाइम माइट बी आई वांट यू ऑल टू बी थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, चलिए विद दैट अपना दिस लेक्चर इज ऑल ओवर।